हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग किए थे सीटेट में आए हुए यानी सीटेट पेपर 2 की बात करें, एसएसटी की बात करें, 2018 का पेपर सॉल्व किया था जिसमें ऑफलाइन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो करने वाले हैं, आज का जो है 2019 का पेपर है जो ऑफलाइन मोड में पूछा गया आपका पेपर है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है एसएसटी में और कितना क्वेश्चंस आप जो है कि हल कर पा रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएसटी के अंतर्गत, ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? क्वेश्चन जो है निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस आपके रहे 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। या तीसरा है, मामलों के निर्णयों के लिए जो आयोजित सभाएं थीं उसमें सभी नागरिक उपस्थित होते थे। या कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थीं। तो अगर हम बात करें दोस्तों एथेनियन लोकतंत्र की, तो अगर हम देखें कि सभी जो नागरिक होते थे उस लोकतंत्र के, वो सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बात करें कि जो भी मामलों के निर्णयों के लिए सभाएं आयोजित होती थी उसमें सभी नागरिकों का उपस्थिति अनिवार्य थी। और जो कई पदों पर नियुक्तियाँ होती थी वो लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। जबकि जो 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, तो यही विशेषता नहीं थी, ये बात गलत थी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापक्ष शासकों के लिए थी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शंस को पढ़िए और ध्यान से और आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके रहे, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। दूसरा है, उन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। या इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त की इसमें से कौन सी नीति थी किसके लिए? दक्षिणापथ शासकों के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि इन्होंने हार स्वीकार की। कौन? दक्षिणापथ शासक। और इन्हें पुनः शासन करने के लिए क्या दी? अनुमति दी गई। किसके लिए? दक्षिणापथ शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है। तो पहला आपका रहा कि कला की वह तकनीकी। ध्यान दीजिएगा, कला की वह तकनीकी। चलिए थोड़ा सा इसको और हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से बेहतर जो है कि कुछ ऑप्शंस भी दिख जाएँ। या फिर इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शंस जो है पूरे के पूरे दिख जाएँ। तो चलिए, ये रहे आपके सामने पूरे के पूरे ऑप्शंस जो है दिख रहे होंगे आपको। चलिए अब क्वेश्चंस को करिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है कि कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। असली जैसे तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो देखिए, अगर कला की वह तकनीक जो है जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो वो कौन सी चित्रकला थी? तो तैल चित्रकला। क्या? तैल चित्रकला। यानी ए का क्या हो जाएगा? तो ए का क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? ए का 4 होगा। ध्यान दीजिएगा, ए का 4। चलिए इधर लिख लेते हैं ए। उसके बाद दिया है चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। क्या दिखाया जाता था? अनछुआ दिखाया जाता था। यानी चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, तो वो था नयनाभिराम। क्या था? नयनाभिराम। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया आपका बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला कौन सी थी? तो ये थी आपकी रूप चित्रण। क्या थी? रूप चित्रण। तो ये हो गया आपका सी। और ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला क्या कहलाई? तो इतिहास चित्रकला कहलाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ए का कौन सा है? यानी
ए का है 4, ए का 4 आपका किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में ही केवल है, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3rd। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सॉरी दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने रहा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ, ये आपको बताना है। 18वीं शताब्दी की बात की गई है, उसके अंतिम चरण में, और बात किसकी है? तो बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो बम्बई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है देखिए 34 क्वेश्चन में, तो बम्बई, मद्रास और बंगाल की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बम्बई का इधर से किससे रिलेशन बनेगा? सूरत से। मद्रास का मद्रासी है और बंगाल का कलकत्ता से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन आपका कथन जो ए है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है, या महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ये आपके दोनों कथन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में बोला गया है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। क्या यह सही है? तो ये बात गलत है दोस्तों, ये गलत है। और बात करें महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास जो है कि समाहित हुआ, तो ये बात सही है। तो ए सही और बी गलत है, यानी ए गलत और बी सही है। किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, ध्यान से देख लीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शंस जो है अच्छे तरीके से पूरा दिखें। ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए, महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला दिया है कि महलवाड़ी जो बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ठीक है, उसके बाद दिया है कि महलवारी के गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था। ध्यान दीजिएगा, महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें महलवाड़ी के बारे में, तो महलवाड़ी जो बंगाल प्रेसिडेंटी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जबकि रैयतवाड़ी जो है ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए, तो ये जो कथन है बिल्कुल बात सही कही गई है। और दूसरे की बात करें तो महलवाड़ी गाँव के मुखिया का पूरे गाँव को संकलित करता था और रैयतवाड़ी में किसान को, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर हम करें ऑप्शन को पढ़ते हैं, तो केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के लिए बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है, केवल बी जो है दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच को अंतर को सही स्पष्ट करता है। तो ए और बी जबकि दोनों सही है, तो ए और बी दोनों जो है कि राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आपको चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है क्योंकि दोनों को वहाँ पर गलत साबित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है कि साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने रहे। क्वेश्चन है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो खानकाह, ईदगाह, गुल फरोंसा, दरगाह। तो 37 की बात की गई है, तो सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो दरगाह के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा? रामानुज द्वारा, बासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, यानी कि विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में रामानुज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो किसके बारे में दीवानी की बात की गई? तो यह एक फौजदारी अदालत थी। और बी है कि यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में
चलता था। तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर देखिए दीवानी अदालत के संबंध में बोला है और यहाँ पर बोल दिया है कि यह एक फौजदारी अदालत है। बात तो ऐसे ही गलत हो गई। दूसरी है कि यह यूरोपियन जिलाधीशों के अध्यक्ष में चलता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए गलत और बी सही है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि गैरीसन नगर से अभिप्राय है। तो नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, क्या उसे गैरीसन नगर कहेंगे? या किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर? यहाँ पे कौन सा राइट आंसर आपका बनेगा? तो गैरीसन नगर के बारे में बताएं दोस्तों। तो गैरीसन नगर वो होता है जो किले बंद बसाव जहाँ क्या रहते हैं, सैनिक रहते हैं, उसे कहते हैं गैरीसन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन क्या है कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं और तो भारत में साढ़े 7 अपराह्न का समय होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोपहर के 2 बजे हैं तो इसमें सुबह के 7:30 का समय होगा। और कारण है कि भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। दोनों में क्या चीज़ें सही है और उसका कारण क्या है? तो ये दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजते हैं तो भारत में जो है अपराह्न का समय 7:30, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सुबह में मैं बता दिया था, तो ये शाम का ही समय होगा। यहाँ पर भी दिया है अपराह्न, ठीक है। तो यहाँ पर भी शाम के टाइम में 7:30 बजेगा और यहाँ पे दोपहर का बज ही रहा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और बात करें ये कारण किसकी वजह से है, यानी किसकी वजह से ऐसा होता है, तो भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री इतने पूर्व में स्थित है, इसी वजह से होता है। तो ए और बी दोनों सही है और जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या है। तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कि कुछ देशों का जो देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उसके बाद दिया है कि पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया, या प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये बताना है कि ए और बी सही है, ए और बी सही है, सी गलत है, ए और सी सही है, बी गलत है, बी और सी सही है, ए गलत है, या ए बी सी सभी सही हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे राइट आंसर? तो बात करें कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार जो अधिक होता है इसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। और पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और 15 डिग्री जो है देशांतर तक के क्षेत्र को गिरता है। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कि ए, बी, सी सभी क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। यानी जितने भी वायुमंडल हैं, वायुमंडल में जितनी भी परतें हैं उनको आपको क्रम से लगाना है। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा। तो अगर हम बात करें जो सबसे, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, उसके बाद जो है आपका परतें किस तरीके से स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, सेकेंड आता है आपका समताप मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो यहाँ पे क्या देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। तो ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। ये आपका राइट आंसर बनेगा। याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। ये आपको बताना है कि ऋतुएं जो होती हैं वो किस कारण से होती हैं। क्या पृथ्वी का कक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, या मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं, या पृथ्वी का जो परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना है, या पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ऋतुएं जो है कि जिस कारण से होती हैं वो है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, बिल्कुल सही कारण है ऋतुओं
का बदलना यानी ऋतुओं के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो 45 का क्या हो जाएगा? चलिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना प्रतिशत है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो 78% है। हीलियम की बात करें तो बाकी ये अन्य गैसों में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी अन्य गैसों में आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पे पूछा है प्रमुख संगठक यानी अधिक कौन है, तो नाइट्रोजन बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दिया है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लेब्राडोर एक गर्म धारा है, और जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें से क्या सही है और क्या गलत है ये आपको बताना है। तो बात करें अगर कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और लेब्राडोर एक गर्म धारा है, तो ये बात गलत है। और सी की बात करें तो जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस, तटबंध। तो अगर हम बात करें हिमनद के निक्षेपण को जो कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो हिमोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता है। एक एक चीज़ें याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ध्यान दीजिएगा। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। और उसके बाद दिया है इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पति का नाम दिया। उसके बाद शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, किसके बारे में ये जो कथन है वो कहे गए हैं, वर्णन करते हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला गया है कि यह वनस्पति उत्तरी के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है और इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शंकुधारी वन। यानी कि ये जो कथन है ये शंकुधारी वन के बारे में क्या करते हैं? वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे राइट आंसर वही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक यानी कि चाप झील चिन्हित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। और डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। या भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों जो विशेषता नहीं है, अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक यानी कि चाप झील चिन्हित है, बिल्कुल बात सही है। उसकी विशेषता है कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, तो ये बात भी सही। और डेल्टा क्षेत्र यानी कि मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, ये भी चीज़ें, ये बात भी बिल्कुल सही है। जबकि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ये बात गलत है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा, क्योंकि पूछा था कि विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, क्यों तैर सकते हैं उसका रीजन बताना है। पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं, या इस सागर में जो ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की जो उत्पत्ति अधिक है, या यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, या नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो सिंपल सी बात है कि नमक की मात्रा जहाँ पर अधिकता होगी तो वहाँ पर जो है तैराक आसानी से तैर सकते हैं। और यही इस क्वेश्चन का राइट भी आंसर बनेगा कि नमक की जो मात्रा है अधिकता सागर को क्या बनाती है? सघन बनाती है, यानी उसके तैरने लायक बनाती है मृत सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है।
बी का है कि भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पे क्या बनेगा राइट आंसर? तो दिया है ए सही और बी गलत है। ए गलत और बी सही है, ए और बी दोनों सही है और ए और बी दोनों गलत है। चलिए चलते हैं अपने कथन की ओर। तो दिया है कि भूमि के उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। क्या है आप यह समझ सकते हैं कि क्या केवल हम भूमि का उपयोग इन्हीं दोनों कार्य को लेकर करते हैं? तो बात ये गलत हो जाएगी। ये जो है कथन वो गलत हो गया। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, तो ये भी बात गलत है। तो ए और बी दोनों गलत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहा 52 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं तो पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, या अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो अगर हम बात करें जो रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, तो ये जो करती हैं पवन की गति को रोकथाम व कर मृदा आवरण के संरक्षण में जो है कि रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? क्या उच्चावच, समय, वनस्पति जात, प्राणी जात या जलवायु? ये आपको बताना है। क्या बनेगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे आपका बनेगा यानी मृदा परिच्छेदिता की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो समय जो है कि निर्धारित करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो वितरण के आधार पर बात की गई है, संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें वितरण के आधार पर जो हम इसको कर सकते हैं, तो इसमें जो है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संपादक जो है कि इन संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है इन्हीं दो भागों में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसके बारे में? विविध समाज के संदर्भ में। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। क्या यह विविध समाज से अभिप्राय है? जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हैं, या जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? क्योंकि विविध समाज की बात की गई है यानी विभिन्न प्रकार के समाज की बात की गई है, तो वही होगा जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं भी पाई जाती हों, वह विविध समाज को अधिक संदर्भ जो है, अभिप्राय जो है, उसके अर्थ को स्पष्ट करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो उसको चुनौती दे रहा है वो क्या है कि ऑप्शन नंबर 3 होगा कि महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। वे किसको चुनौती दे रहा है? तो लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, या श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, यानी नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से यही मुख्य मांग थी कि महिलाओं को भी क्या मिले? मत देने का अधिकार मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने कि जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, इन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया,
इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधियों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, या इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा और संकलन किया गया, या इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? जातकों के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही होने वाला है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, यानी इनकी रचना जो है सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ को, सभी जो क्वेश्चन हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था, या यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो आईने अकबरी क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। जैसा कि आपको इससे पता चलेगा, आईने अकबरी, आईना का मतलब क्या होता है, जो भी आपके बारे में वो दिखाता है, आपको दिखाता है। तो आईने अकबरी, अकबर की आईना, यहाँ से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि अकबर के ही विविध पहलुओं के विषय में वो क्या करेगा, विवरण प्रस्तुत करेगा जो आईना है। तो आईने अकबरी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुख में संकलित किया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो इन्होंने यानी कि अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए और बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुख में संकलित किया, तो वो थे आपके गुरु अंगद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा दोस्तों। तो ये थे एसएसटी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि 2019 जो एग्जाम्स में पूछे गए थे, और इसके जो 30 क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्तों, यानी 60 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन जो बच रहे हैं, इसमें पेडागोजी भी प्लस होगा और कुछ कंटेंट भी होंगे, उसको हम लोग करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो अगर दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियोज़ अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। और जो लोग भी दोस्तों 2018 का पेपर सॉल्व जो है कि नहीं देख पाए हैं, वो जाके पिछले प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।